हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है साइंस, अध्याय है फर्स्ट। पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, इंग्लिश में नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पाठगत प्रश्न है एनसीईआरटी की बुक में पृष्ठ संख्या 1 पर। पहला प्रश्न है, पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। उत्तर, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भूमि से प्राप्त जल एवं खनिज तथा वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पादप यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः पादपों की हरी पत्तियों में होता है। प्रश्न संख्या 2, पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होना जरूरी है, जो कि पादपों में तो होता है परंतु हमारे शरीर में नहीं होता। यही कारण है कि पादपों की तरह हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। प्रश्न संख्या 3, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, वाहिका यानी नलिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुँचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं और जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली हुई होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत यानी बिना रुकावट का मार्ग बनाती हैं। ये भी पाठगत प्रश्न हैं एनसीईआरटी की बुक में पृष्ठ संख्या 2 पर। तो पहला प्रश्न है, पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि ये खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। खाद्य पदार्थों का संश्लेषण दूसरे भाग नहीं कर सकते, केवल पत्तियां कर सकती हैं। इनमें क्या विशेषता होती है। तो देखिए, पत्तियों में क्या विशेषता होती है। उत्तर, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों के अंदर होता है ये एक हरा वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं। पादप के दूसरे भागों में ये क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इसी कारण खाद्य पदार्थों का संश्लेषण अन्य भाग नहीं कर सकते हैं। पाठगत प्रश्न पृष्ठ संख्या 3 पर, एनसीईआरटी की बुक में पृष्ठ संख्या 3 पर है ये प्रश्न। कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उत्तर, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, अतः इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों, रंग से कोई फर्क नहीं है, फर्क है क्लोरोफिल है या नहीं। यदि उसमें क्लोरोफिल है तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। तो यहाँ पर भी इन पत्तियों में भी जो अलग कलर की पत्तियाँ हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, बैंगनी, भूरे अथवा अन्य रंग क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। पाठगत प्रश्न है, पाठ के अंदर वाला प्रश्न, पृष्ठ संख्या 5 पर। पहला प्रश्न, क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं यानी जुएं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। परजीवी यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। उत्तर, हमारा रक्त चूसने वाले जीव जूं एवं जोंक, जुआ और जोंक परजीवी हैं, क्योंकि ये अपने पोषण के लिए रक्त चूसते हैं, अपने जीवन के लिए। परंतु मच्छर एवं खटमल परजीवी नहीं हैं, क्योंकि ये पोषण के लिए नहीं, अपना पोषण के लिए नहीं
चूसते रक्त को, बल्कि अपने अंडों को सेने के लिए रक्त चूसते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? उत्तर, क्योंकि घटपर्णी पादपों को अपनी आवश्यकता अनुसार मृदा से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये पादप कीटों का भक्षण करते हैं। प्रश्न संख्या 3, मृत जीवी अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? उत्तर, मृत जीवी मृत एवं विघटनकारी जो सड़ने वाली वस्तुएं हैं, सब्जियां वगैरह, खाना वगैरह, जो लकड़ी जैसे सड़ जाती है, तो सड़ने वाली मृत जीवी मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। जो सड़ने वाली जगह हैं उन पर, उनकी सतह पर ये कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और उसे साधारण व विलयन में बदल देते हैं। इसके बाद वे इस विलयन का ही भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। पाठ के अंदर प्रश्न है पृष्ठ संख्या 6 पर। पहला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 6 का, वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं? उत्तर, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम, थोड़ा सा गीला हो, उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। वर्षा ऋतु में जैव पदार्थ अथवा उत्पाद वर्षा के कारण नम और उष्ण हो जाते हैं। ये काम कब होता है? वर्षा ऋतु में ज़्यादा होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो उत्पाद हैं वो पड़ा है, मान लीजिए रोटी पड़ी है, सब्जी पड़ी है, उसमें बारिश हो गई, कहीं बारिश का पानी चला गया तो वो सड़ जाती है और इन पर वायु में उपस्थित कवकों के बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। पृष्ठ संख्या 6 का दूसरा प्रश्न, क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? उत्तर, हाँ बिल्कुल होते हैं। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग यानी बीमारी उत्पन्न करते हैं। इनसे त्वचा रोग, आंत रोग आदि हो सकते हैं, परंतु कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में यानी दवाई के रूप में भी होता है। दोस्तों, पाठ के अंदर के जो प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। अब है ये पाठ के अंत में जो प्रश्न हैं वो हैं प्रश्न उत्तरों के साथ में अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? खाने की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता अपने शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। दूसरा प्रश्न है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर निम्न प्रकार हैं, ये देख लीजिए। पहला अंतर है परजीवी, ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं और मृतजीवी ये अपना भोजन मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। दूसरा, ये सामान्यतः परपोषी के ऊपर या भीतर रहते हैं। मृतजीवी हमेशा मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर रहते हैं। तीसरा अंतर है अमरबेल जैसे पादप तथा जूं, जौंक जैसे जीव परजीवी के उदाहरण हैं। और मृतजीवी कौन से होते हैं? छत्रक यानी मशरूम, कवक आदि मृत जीवी के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 3, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? आइए परीक्षण करते हैं। हम क्या करेंगे? पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। पत्ती पर आयोडीन कुछ बूंदें डालने पर देखते हैं कि उस स्थान का रंग गहरा नीला हो जाता है, जो ये बताता है, ये दिखाता है कि पत्ती में स्टार्च उपस्थित है। यदि पत्ती पे आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाएं तो देखते हैं कि उस जगह का, पत्ती की जो वो जगह है वो रंग गहरा नीला हो जाता है। ये ही सिद्ध करता है कि पत्ती के अंदर मंड यानी कि स्टार्च उपस्थित है। प्रश्न संख्या 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल
युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब इनकी अभिक्रिया होगी सूर्य के प्रकाश में और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा, ऑक्सीजन भी निकलेगी। पौधों से ऑक्सीजन जो निकलती है वो काम आती है हमारे, हम ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ ये पौधों ने ऑक्सीजन छोड़ दिया है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन तैयार होती है, निकलती है, तथा कार्बोहाइड्रेट मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। प्रश्न संख्या 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो देखिए पादप किस तरह से भोजन के मूलभूत स्रोत कैसे हैं। पादप को सबसे पहले कौन खाता है, टिड्डा या कीट। टिड्डा खाता है पौधे को, पौधे की पत्तियां वगैरह खा जाता है। इस टिड्डे को मेंढक खाता है, फिर मेंढक को सांप खाता है और सांप को गरुड़ खाता है। तो देखिए दोस्तों, यदि पादप नहीं होंगे, पादप हैं इसलिए टिड्डा है, और टिड्डा है इसलिए मेंढक है, मेंढक है इसलिए सांप है, सांप है इसलिए गरुड़ है। यदि पादप नहीं होंगे तो ये गरुड़ भी नहीं रहेगा, क्योंकि पादप के बिना टिड्डा नहीं होगा तो मेंढक को भोजन कहाँ से मिलेगा, और यदि मेंढक नहीं होगा तो सांप को भोजन कहाँ से मिलेगा, और यदि सांप नहीं होगा तो गरुड़ को भोजन नहीं मिलेगा। तो मूलभूत जो स्रोत है वो है पौधे, इसके ऊपर ही सारे निर्भर हैं। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क, ख, ग, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क देख लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। इनके उत्तर अभी बताऊंगा, नीचे हैं। ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है। ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। घ, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से रिक्त स्थान लेते हैं तथा रिक्त स्थान का उत्पादन करते हैं। रिक्त स्थानों में क्या आएगा वो देखना है। क, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वयपोषी कहते हैं। ख, यहाँ स्वयपोषी आ गया क में, रिक्त स्थान में। ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड यानी कि स्टार्च के रूप में किया जाता है। यहाँ रिक्त स्थान में आ गया है मंड। ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। घ, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान हैं 2, इनमें एक में पहले में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में आएगा ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 7, निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। क, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। ख, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं वो क्या कहलाता है। ग, तीसरा, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, वो क्या कहलाते हैं। आइए देखते हैं उत्तर। तो पहला है क, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप होता है अमरबेल। ख, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं वो है घटपर्णी। ग, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वे होते हैं पर्णरंध्र। प्रश्न संख्या 8, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, टिक का निशान लगाइए। तो पहले 8वें प्रश्न में है क, अमरबेल उदाहरण है किसी, यहाँ देखिए लाल रंग से टिक का निशान लगा हुआ है, दूसरे पर परजीवी का। अमरबेल उदाहरण है किसी परजीवी का।
ख, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी यानी पिचर पादप। तीसरे पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। कॉलम ए के अंदर शब्द दे रखे हैं क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीट, भक्षी। कॉलम बी के अंदर हैं जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी, पत्ती और परजीवी। इनका मिलान आइए मिलान कर लेते हैं। क्लोरोफिल किस में होता है? पत्ती में, इसलिए मिलान हो गया क्लोरोफिल का पत्ती से। नाइट्रोजन जीवाणु से मिलान हो गया। अमरबेल परजीवी है, इसलिए इसका परजीवी से मिलान हो गया। जंतु का परपोषित से, कीट बक्षी का घटपर्णी से मिलान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। क, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं? नहीं, स्वपोषित कहलाते हैं। ग, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। ये कथन सही है। घ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ये कथन सही है, इसलिए सत्य लिख दीजिए। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 11, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? यहाँ सही ऑप्शन है ख, रंध्रों द्वारा। प्रश्न संख्या 12, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है? सही उत्तर है घ, पत्तियाँ। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।